हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? हम लोग मॉड्यूल 4 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। सो उसके अंदर हम लोग ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। सॉरी, लेट्स कम टू मल्टीनेशनल कंपनी। ओके 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 ओके। सो मल्टीनेशनल कंपनी जब हम लोग कर रहे हैं, multinational corporations MNCs have been playing a dominant role globally and have been integrating the world economy. However, their role and contribution to the process of the growth and development of less developed regions are controversial. मतलब डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर तो एमएनसी बहुत अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दे रही है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे एमएनसी कुछ ज्यादा फायदा दे रहा नहीं है। बोले तो एमएनसी का डेफिनेशन, MNC is a corporation that has its facilities and other assets in at least one country other than its home country. जहाँ पे वो होम कंट्री है, उसके अलावा दूसरी कोई एक कंट्री के अंदर भी अगर उसका एसेट्स है, उसका बिजनेस है, then it is called as multinational company. It has offices, production units in different countries and usually have a centralized head office, जहाँ पे एक हेड ऑफिस से पूरा कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेशन होता है ग्लोबली। MNCs are now officially designated by the United Nations as ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस, TNCs बोला जाता है उसको। नियरली ऑल मल्टीनेशनल्स आर अमेरिकन, जापानीज, वेस्ट यूरोपियन। एग्जाम्पल्स आर नाइकी, कोका कोला, वॉलमार्ट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, होंडा एंड BMW. Okay. Multinationals in India. There are many multinational companies operating in India since the British period. Some of the earliest multinational companies are Siemens, GE India, Hindustan Unilever, etc. Subsequently, many more started operating in India. After that, बहुत सारे और भी आए हैं. They include Microsoft, IBM, Nokia, PepsiCo, Nestle, Coca-Cola, Procter and Gamble. Most of the MNCs concentrated in the production of consumer goods. Yes, सीधी बात है. Multinationals in India, as in other developing countries, have advantages and disadvantages. तो क्या advantages है? First, direct employment. क्या करता है वो? Direct employment, क्योंकि अगर प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, ठीक है। अगर मतलब कंपनी के अंदर तो लोगों को जॉब मिलने ही वाला है, मैनेजरियल जॉब मिलेगा, ठीक है, जो लेबर जॉब है वो भी मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी मिलेगा, हर तरह की डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो वो क्रिएट करता ही करता है। लेकिन ठीक है, दे ऑल्सो क्रिएट न्यू काइंड ऑफ जॉब्स इन द होस्ट कंट्रीज। इनडायरेक्टली अगर मैं सपोज एक कंपनी क्रिएट कर रहा हूं, वहां पे आसपास के लोगों को जॉब तो मैं मेरी कंपनी में दे रहा हूं, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए इनडायरेक्टली भी लोगों को काम मिल रहा है मेरी कंपनी के थ्रू। सो इट प्रोवाइड्स इनडायरेक्ट, जैसे कि जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है उसको भी, जो गुड्स मेरे यूज करके अपने बिजनेस में कुछ आगे कर रहा है तो उसके लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा हूं, ठीक है। MNCs फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करता है, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनीज में 40% से ज्यादा अगर आज की तारीख में देखें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है, जो हम यहाँ पे एसेट्स और बाकी चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज लेके आती है हमारी कंट्री के लिए, जो हमारे कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूज होती है। अगर यहाँ के लोकल इनहेबिटेंट्स को अच्छी जॉब मिल रही है तो उनकी इनकम भी वहाँ पे बढ़ने वाली तो है। उसके बाद फॉरेन नेटवर्किंग अपना बढ़ता है, फॉरेन की दूसरी कंट्रीज के साथ हमारा लेन देन बढ़ जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, हमको फॉरेन मार्केट्स एक्सेस मिल जाता है। पहले जो हम वहाँ पे बाइंग सेलिंग के लिए शायद हमारे कॉन्टेक्ट्स नहीं थे, नाउ वी हैव एक्सेस कि हम वहाँ पे फॉरेन मार्केट में नेटवर्किंग अपना बढ़ा सकते है। हमारे कंट्री में लोगों के स्किल्स बढ़ते हैं क्योंकि MNCs यहाँ पे आके
एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, सो दैट वो ग्लोबल मार्केट में स्टैंड कर सके। एक्सटर्नलिटीज होता है, दो जन का एक काम हो रहा है, उसके वजह से तीसरा जब फायदा लेता है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से दूसरों को भी फायदा होता है, ठीक है, उनकी इनकम बढ़ जाती है, उनका इंडस्ट्रीज अपग्रेड हो जाता है, ठीक है। सो देखो, जैसे कि एक सीधी बात है, एप्पल का मोबाइल फ़ोन, उसके वजह से स्क्रैच गार्ड की इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट हो रहा है, कवर की इंडस्ट्री का भी हो रहा है, चार्जर वालों का भी डेवलपमेंट हो रहा है, सबका हो रहा है। तो वो एक्सटर्नलिटीज है, मतलब एक के वजह से बाकी सबको इनडायरेक्टली फायदा मिल गया, ठीक है। सो उसको हम लोग एक्सटर्नलिटीज में बोलते हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं दे आर ऑल्सो गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। उसके बाद आता है कॉम्पिटिटिवनेस। क्या आता है? कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे, अब तक कॉम्पिटिटिव नहीं थे, शायद क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, तो वो लोग अभी कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। एमएनसीज अफेक्ट द होस्ट कंट्री का कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। तो वो होस्ट कंट्री के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होते हैं वो लोग ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करना चाहेंगे अभी, ठीक है। वहाँ पे कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, इन्वेस्टमेंट होता है, एंड वहाँ से ज़्यादा इंडस्ट्रीज बनना शुरू हो जाती है। सीधी बात है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी आएगी, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने वाली है। टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन, वहाँ की कंट्री से टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में आने वाला है, ठीक है। फिर अभी सीधी बात है, लोग पैसे कमा रहे, जॉब अच्छी है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो उससे कंट्री के अंदर वेल्थ तो क्रिएट होगा, जो हमारा कैपिटल का शॉर्टेज था वो भी फुलफिल हो जाएगा साथ में, ठीक है। जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, अगर कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है तो उसमें से रेवेन्यू तो जनरेट होने ही वाला है। अगर इनकम जनरेट हो रही है, लोगों को जॉब्स मिल रही है, तो पॉवर्टी तो कंट्री में ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने वाली है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज एमएनसीज यहाँ पे आती है तो फैक्ट्री सेटअप करती है, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, फ्यूल, वाटर, रोड्स, ब्रिजेस, सब चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये तो हो गए हमारे सारे एडवांटेजेस हमको हो रहे हैं, किसको? तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से हमारी होस्ट कंट्री को। लेकिन कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी होता है कि वो लोग मोनोपोली पावर लेके आ जाते हैं। दैट मीन्स दे ग्रो सो बिग कि छोटे छोटे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे मार्केट में, वो लोग बाहर निकल जाते हैं, एंड फिर मार्केट में दे आर द सोल सेलर्स, तो उसकी वजह से मोनोपोली पावर क्रिएट हो जाता है उनका, ठीक है। प्रॉफिट रिपैट्रिएटेड इन फॉरेन एक्सचेंज, मतलब प्रॉफिट कमा कमा के सब लेके कहाँ जाएंगे? अपनी कंट्री में लेके जाएंगे। तो हमारा प्रॉफिट रिपैट्रिएट चला गया, फॉरेन एक्सचेंज के तौर से बाहर चला गया, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट वापस नीचे आ गया। एनवायरनमेंट को डैमेज करेंगे, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर देंगे एकदम। वो लोग ये नहीं सोचेंगे हमारी रिवर्स में केमिकल का पानी डालने से हमारे कंट्री को क्या नुकसान होगा, उनको तो सिर्फ अपने प्रॉफिट से लेना देना है, ठीक है। हमारा रेवेन्यू यहाँ से वहाँ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार गवर्नमेंट क्या करती है, उनको इन्वेस्टमेंट के चक्कर में टैक्स हॉलीडेज दे देती है, मतलब टैक्स नहीं पे करना है, ठीक है। तो कंट्री का जो रेवेन्यू होता है वो कम हो गया, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर देते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करते हैं, रॉ मटेरियल इतना ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, बचता ही नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो हम लोग बातें कर रहे हैं वही नहीं रहेगा, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा ज़्यादा, हद से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। एंड इनएप्रोप्रिएट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट्स डालते हैं, जॉब क्रिएशन कम हो जाता है, ठीक है। देन डिजायर्ड इन द, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ करते हैं ना वो लोग, तो उससे लेबर्स का तो जॉब चला गया, ठीक है। तो ये सारे नुकसान मल्टीनेशनल कंपनी अगर आपकी कंट्री में आती है तो उससे होता है। आई होप ये आंसर क्लियर था, ठीक है। नेक्स्ट आंसर, मूविंग अहेड विथ इंडियाज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड ट्रेंड्स। अभी इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे होता है एंड ट्रेंड क्या है इंडिया के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। हाउ ऑफन वी गेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिंस 1991, government, Indian government of course, has promoted the flow of foreign investment into the country. The policies and mechanisms to promote the regulate the foreign investment have worked well for India. ठीक है, हम लोग ने ना 1991 के बाद थोड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में अलाउ किया था, लेकिन रेगुलेट कर रहे थे, ऐसे ही नहीं इन्वेस्टमेंट अलाउ किया था।
तो हमको काफ़ी बेनिफिट हुआ। इंडिया रैंक थर्ड इन द वर्ल्ड इन अट्रैक्टिंग एफडीआई इन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, नया बिजनेस सेटअप करने के लिए सबसे ज़्यादा हमने अट्रैक्ट किया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो कैसे हुआ, पॉलिसीज क्या थी? तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 गेव अ मेजर पुश टू इनवाइटिंग द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। In new industrial policy 1991, the government introduced automatic approval up to 51%। ठीक है, फॉरेन ओनरशिप्स इन 34 प्रायोरिटी सेक्टर्स है। अगर आप वो सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अप टू 51% अगर आपका शेयर है तो आप डायरेक्टली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ऑटोमेटिक रूट से। आपको उसके लिए स्पेशल परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, एंड 100% विदाउट पार्लियामेंट्स अप्रूवल एक्सेप्ट इन केस ऑफ पेंशन, इंश्योरेंस एंड डिफेंस। ये छोड़ के अगर आप बाकी जगह पे दे रहे हो तो 100% भी अलाउ कर दिया है। ठीक है, एफडीआई कंटिन्यूज टू बी रेस्ट्रिक्टेड इन स्टिल मैनी सेक्टर्स, जैसे कि ये डिफेंस, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सब में अभी भी रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, वहाँ पे आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत है अगर आपको 100% स्टार्ट करना हो, एफडीआई करना हो तो। ठीक है, फिर एफडीआई के रूट्स देखो, मैंने बोला ऑटोमेटिक रूट जहाँ पे आपको अलग से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है, आप जो एप्लीकेशन है वो बेस के आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट रूट जहाँ पे प्रमोशन बोर्ड होता है, ठीक है, पार्लियामेंट और बहुत सारे प्रोसीजर्स है, वो आपको फॉलो करके फिर ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बिना आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। So, in some sectors, investors do not require prior government or RBI approval. They are required to notify, सिर्फ documentations करके notify कर दो। ठीक है, होलसेल ट्रेडिंग, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब के लिए। लेकिन कुछ चीज़ों में आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। दैट इज in some sectors, prior approval of the government is necessary. The proposal in these sectors were routed through the Foreign Investment Promotion Board, एक है। ठीक है, वो abolish कर दिया गया अभी, तो अभी RBI के थ्रू सब कुछ होता है। Other relevant government departments थे। Some of the sectors where prior government approval is required, वो थे print media, air transport, telecommunication, banking, food product, retailing, etc। ठीक है, ये सब के लिए आपको गवर्नमेंट रूट से ही आना पड़ेगा अप्रूवल लेके। ठीक है, सिर्फ नोटिफाई करके आप आ सकते नहीं हो। द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP was established in 1995 under the Ministry of Commerce and Industry. It is responsible for formulation of FDI की जो भी पॉलिसीज होती है वही लोग बनाते हैं। ठीक है, FDI फ्लो कंट्री में कितना आएगा वो लोग डिसाइड करते हैं। FDI पॉलिसीज बनाता है ऑनगोइंग बेसिस पे। इट हैज़ प्लेड एन एक्टिव रोल इन लिबरलाइजेशन। ठीक है, एफडीआई पॉलिसी पहले हमारी बहुत स्ट्रिंजेंट हुआ करती थी, अब उसको लिबरल कर दिया है। टेक्नोलॉजी, फॉरेन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशंस में काफ़ी हेल्प करती है, एग्रीमेंट्स बनाने के लिए हम लोग को अदर कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद DIPP हमने पढ़ा, उसके बाद आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी। ठीक है, तो FIIA फॉरेन इन्वेस्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी वाज सेट अप इन 1999 टू एनकरेज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स FDI पॉलिसी जो थी उसको हम लोग को, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना था। लेकिन उसमें FILA, ठीक है, लिबरलाइजेशन का जो था उसको ध्यान में रखते हुए तो फास्ट ट्रैक किया थोड़ा, फटाफट हम लोग ने गवर्नमेंट एजेंसी के अप्रूवल लेने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए, तो वेरी सक्सेसफुल था इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। फिर आया फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB, वो सेटअप एज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। इट रोल्स इंक्लूडेड प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, चाहते हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा है, फटाफट क्लियरेंस देने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जो प्रपोजल्स थे। ठीक है, and on August 28, 2017, DIPP announced the revised FDI policy. The FDI policy 2000 incorporated various notifications regarding issues faced by the government during the past year. ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम्स थे उसका सॉल्यूशन निकालते हुए क्या बोला उन्होंने, एबोलिशन ऑफ FIPB।
ठीक है। इन जून 2017 गवर्नमेंट इशूड अ नोटिफिकेशन बाय FYPB को हम लोग ने एबॉलिश कर लिया। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, प्रमोशन की जगह पे आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, आपको हेल्प करेंगे हम लोग, ठीक है, ये पोर्टल के थ्रू। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटेंट ऑथोरिटीज, कौन सी ऑथोरिटीज है जो हमें इसमें एक्चुअली हेल्प कर सकती है। कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी CA एम्पावर, ठीक है। FDI एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल कॉम्पिटेंट ऑथोरिटीज इन रिस्पेक्ट टू सिंगल ब्रांड, एक ब्रांड, मल्टीपल ब्रांड, फूड प्रोडक्ट के लिए कौन है, ठीक है। इन केस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी इज द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो हर चीज़ के लिए कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी कौन सी है आपको उसके लिए वो स्पेसिफाई कर दिया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एक फिक्स प्रोसीजर बना दिया, से वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ, हाँ ठीक है वो हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ कन्वर्टेबल नोट्स बाय स्टार्टअप्स। The FDI policy has introduced the issuance of convertible notes by startups to person residents outside India. Convertible notes are the debt instrument that are repayable at the option of the holder or convertible into equity shares within 5 years of the issue. ठीक है, 5 साल के अंदर उसको या तो जब चाहिए तब वापस ले लो या तो शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इससे क्या हो रहा था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्री में बढ़ रहा था। रिसेंट FDI ट्रेंड्स अगर देखेंगे इंडिया में तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स है एंड अदर कैपिटल्स के थ्रू पैसे आते हैं, ठीक है। अब सीधा आगे बढ़ते हुए, यस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2020 लेटेस्ट हमारा क्या कह रहा है। द कंसोलिडेटेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी केम इनटू इफेक्ट ऑन October 2020। One of the major changes in the policy is in response to COVID-19 में जो हुआ, in response to sudden change in India's economic position as a result of COVID-19, the government of India announced a review of FDI policy। ठीक है, हम लोग ने वो टाइम पे अगर पता होगा तो देखो योगी जी ने एक साथ कितना सारा इन्वेस्टमेंट यूपी में लेके आए थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, टेक ओवर्स के थ्रू, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के थ्रू, मर्जर्स के थ्रू, बहुत सारा स्टार्टअप और वो सब करवाया था, ठीक है। Okay, fine. So, according to the review, a non-resident can invest in India subject to FDI policy except in those sectors or activities which are prohibited. ठीक है. However, an entity of a country which shares land border with India where the beneficial owner of an investment into India is situated or is a citizen of such country can invest only under the government route. मतलब हमारे बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज़ जितनी भी है वो लोग को अगर यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना है 100%, तो भाई आपको तो कंपलसरी गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही आना है। साला इधर आके तुम फंडिंग करोगे, यहाँ की कंट्री, यहाँ से पैसा कमाओगे और यहाँ पे टेररिस्ट लोग को तुम फंडिंग दोगे, बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि भाई अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना है हमारे बॉर्डर शेयर करने वाली कंट्रीज़ को तो गवर्नमेंट के थ्रू आओ, अप्रूवल, नो ऑटोमेटिक रूट अलाउड फॉर योर, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पे फर्दर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान कैन इन्वेस्ट ओनली अंडर द गवर्नमेंट। पाकिस्तान वालों को तो स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि आप लोग तो इंडिया के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। यस, तो दैट्स इट, आई थिंक सो। इसमें हम लोग को प्रिटी मच क्लियर है क्या होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया। सो इसी के साथ हमारा 4th मॉड्यूल भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।